नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 31 अगस्त। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,35,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा किए गए जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2078 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 1,35,013 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अररिया में 101, अरवल में 33, औरंगाबाद में 64, बांका में 33, बेगूसराय में 89, भागलपुर में 102, भोजपुर में 79, बक्सर में 18, दरभंगा में 29, पूर्वी चंपारण में 80, गया में 46, गोपालगंज में 40, जमुई में 30, जहानाबाद में 46, कैमूर में 15, कटिहार में 46, खगड़िया में 12, किशनगंज में 30, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 48, मधुबनी में 116, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 84, नालंदा में 49, नवादा में 15, पटना में 253, पूर्णिया में 100, रोहतास में 50, सहरसा में 112, समस्तीपुर में 56, सारण में 47, शेखपुरा में 18, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 24, सिवान में 17, सुपौल में 42, वैशाली में 26, पश्चिम चंपारण में 78। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,17,305 मरीज ठीक हो चुके हैं और 688 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के चंपारण के बरना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने मन की कार्यक्रम के दौरान बिहार के चंपारण जिले की परंपरा बरना का जिक्र किया है। इस परंपरा को 60 घंटे के बरना के नाम से जाना जाता है। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत बारीकी से देखने पर हमें पर्व और पर्यावरण के रिश्तों के बारे में पता चलता है। इन दोनों ही चीजों के बीच एक गहरा रिश्ता है। मिली जानकारी के अनुसार पर्व में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है। वहीं कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए भी मनाए जाते हैं। बिहार के चंपारण में सदियों से थारो आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन या उनके ही शब्दों में कहे तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज में अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया और सदियों से बनाया हुआ है। बिहार में इन 7 शहरों में होगी जेईई मेंस की परीक्षा। जेईई मेंस की परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं अब एनटीए की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और साथ ही खबर भी साझा कर दी गई है, जिसके तहत कोविड-19 के माहौल में परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिहार के 7 शहरों में 43 सेंटर का निर्माण करवाया है। टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार यह परीक्षा पटना के 20, भागलपुर के 4, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 5, गया के 4, पूर्णिया और आरा के 2-2 सेंटरों में आयोजित होगी। वहीं परीक्षा में साफ तौर पर 99% छात्रों को पहली प्राथमिकता वाले शहर का सेंटर आवंटित किया गया है। 50 साल की उम्र को पार कर चुके पुलिसकर्मियों को रिटायर करने का फैसला हुआ निरस्त। कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि 50 साल के बाद पुलिसकर्मियों को जबरदस्ती रिटायर किया जाएगा। इस फैसले को अब पुलिस मुख्यालय ने वापस ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 23 अगस्त को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और रेल एसपी को एक पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद इस आदेश को बिहार पुलिस एसोसिएशन ने विरोध किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने सरकार और पुलिस मुख्यालय को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके बाद इस फैसले को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जमुई में 110 एकड़ में फैला इको पार्क बिहार का बनेगा गौरव। बिहार के जमुई जिले में सबसे बड़ा इको पार्क का निर्माण पूरा हो चुका है। 110 एकड़ में फैले इस पार्क में अशोक वाटिका, कार्बन फॉरेस्ट, इंटरपोर्टेशन सेंटर, चिल्ड्रन पार्क, कैफेटेरिया आदि का निर्माण करवाया गया है। यह देश का एकमात्र पार्क होगा जहां पर एक कल्पवृक्ष भी लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस पार्क में 277 कल्पवृक्ष लगाए जाएंगे। पार्क में सैकड़ों तरह के दुर्लभ पौधे हैं। यह पौधे देश के कई हिस्सों में लाए गए हैं। वहीं इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का एएनएम कर्मचारियों ने किया घेराव। राजधानी पटना में बीते दिन एक बार फिर से एएनएम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया था। मौके पर मौजूद एएनएम ने स्वास्थ्य मंत्री की खूब बयानबाजी भी की। एएनएम की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें समान काम के बदले में समान वेतन मिलेगा, जो कि आज तक पूरा नहीं हो सका है। मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में एएनएम स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंचे थे और नौकरी को नियमित करने की मांग कर रहे थे। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लगाई जाएगी आरटीपीसीआर मशीन। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 2-2 आरटीपीसीआर मशीन लगाए जाने की योजना बनाई गई है, जिसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। इन मशीनों के लगाए जाने के बाद जांच में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। इन मशीनों के लगने के बाद कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच में और तेजी आ जाएगी। अभी राज्य में औसतन 7,000 सैंपल की जांच आरटीपीसीआर मशीन से की जा रही है। राज्य सरकार ने इन मशीनों की मदद से 20,000 सैंपल जांच प्रतिदिन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे स्वाति शर्मा की। स्वाति शर्मा एक संगीतकार है जिन्होंने बन्नो तेरा स्वैगर गाने से खूब सुर्खियां बटोरी है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में कई गाने भी गाए हैं। 2017 में स्वाति शर्मा ऐसी पहली गायिका बनी थी जिन्होंने आईफिल टावर में गाना गाया था। बन्नो तेरा स्वैगर गाने से सुर्खियां बटोरने वाली स्वाति शर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। स्वाति शर्मा 7 साल की उम्र से गाना गाती थी। बाद में जाकर उनके परिवार वालों ने उन्हें खूब प्रोत्साहन किया, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग से की। स्वाति शर्मा को सुनिधि चौहान से भी तुलना की जाती है, जो कि बॉलीवुड की जानी मानी गायिका है। वहीं उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में अपना कोर्स कंप्लीट किया है और साल 2014 से लगातार गाने से जुड़ी हुई हैं। बिहार में मोबाइल टावर लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति। बिहार में मोबाइल टावर लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि टावर लगाने से पहले अब अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए निर्धारित प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसकी नियमावली जारी की जा चुकी है। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग को इस मुद्दे का नोडल बनाया गया है। निकायों द्वारा अनुमति प्राप्त की जाएगी। जिला और राज्य स्तर पर दूरसंचार समिति गठन की जाएगी। उसके बाद ही मोबाइल टावर लगाने को लेकर कोई नीति निर्धारित होगी, क्योंकि आए दिन मोबाइल टावर कहीं भी लगवाए जा रहे थे, जिसकी परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहन मीतू सिंह और प्रियंका से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद कई बातों का खुलासा लगातार होता जा रहा है। वहीं सीबीआई इस पूरे मामले में समझने के लिए जल्द से जल्द बहन मीतू सिंह और प्रियंका से भी पूछताछ करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो प्रियंका के पति सिद्धार्थ के बयान भी दर्ज करवाए जाएंगे। सीबीआई की टीम ने रिया के माता पिता से अभी पूछताछ नहीं की है। उनकी उम्र को देखते हुए सीबीआई की टीम उनके घर जाकर पूछताछ करेगी। बताया तो यह भी जा रहा है कि सुशांत के साथ उनकी बहन मीतू रह रही थी, लेकिन उनकी अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है। बिहार में 80 दिनों में 937 mm बारिश हुई दर्ज। बिहार में इस बार मानसून मेहरबान नजर आई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून सत्र के दौरान 80 दिनों में 937 mm बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 23% ज्यादा है। बिहार में पिछले 2 हफ्ते में मौसम शुष्क दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से 15 अगस्त के बाद सामान्य से 54% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 सितंबर के बाद एक बार फिर मानसून का रुख बिहार की तरफ देखने को मिलेगा। 15 सितंबर के बाद एक बार फिर से तेज बारिश के आसार हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगले 30 दिनों में औसतन कई जिलों में 40 से 50 mm बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार में बिना मास्क लगाए घूमने वालों की जेब हुई ढीली। बिहार में बिना मास्क लगाए सड़क पर घूमने वाले लोगों पर प्रशासन और सख्ती दिखा रही है। अगस्त महीने में सिर्फ 1,40,000 से ज्यादा लोगों को बिना मास्क में पकड़ा गया है। जहां कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लाखों की संख्या में गैर जिम्मेदाराना लोगों का पकड़ा जाना सिर्फ परेशानी बढ़ाने के संकेत दे रहा है। पुलिस विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ अगस्त महीने में बिना मास्क पहने लोगों से 70,23,100 रुपए का फाइन लिया गया है। वहीं पूरे अगस्त महीने में गाड़ियों से 5,13,87,120 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। बोगस वोटिंग रोकने के लिए अररिया ने दिखाई नई राह। अररिया के तर्ज पर अब पूरे बिहार में बोगस वोटिंग पर नियंत्रण लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ईवीएम के दौर में बिहार में बोगस वोटिंग की शिकायत हर चुनाव के बाद देखने को मिलती थी। इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अररिया जिले की तत्कालीन एसपी धूरत स्याली सावलाराम द्वारा लागू मॉडल को लागू कर दिया जाएगा, जिससे दूसरे के नाम पर मतदान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान अररिया में दूसरे के नाम पर मतदान करने की संख्या में गिरावट देखी गई थी और साथ ही ऐसी कोशिश करने वाले 3 दर्जन लोगों के खिलाफ अभी भी प्रशासन सख्ती से पेश आ रही है, जिसको लेकर इस मॉडल को कैसे बिहार में लागू करे, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के एक युवक द्वारा 1 महीने के वेतन देने की बात पर सोनू सूद ने दिया जवाब। जहां कोविड-19 के इस माहौल में सोनू सूद सभी प्रवासियों के लिए साथ ही जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के एक युवक मुकेश कुमार ने सोनू सूद को अपने 1 महीने के वेतन को देने की पेशकश की है। उन्होंने अपने ट्विटर पर सोनू सूद को टैग करके अपने 1 महीने के वेतन को डोनेट करने की बात कही। इस पर सोनू सूद ने कहा कि आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता, आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें, मैं समझ लूंगा कि आपने मेरी मदद कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी सत्ता परिवर्तन का आह्वान। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए मैदान में उतरने वाली है। वहीं कांग्रेस ने मैदान में उतरने से पहले चुनावी नारा भी चुन लिया है। कांग्रेस इस चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन का नारा गढ़ रही है, जिसके तहत कांग्रेस ने अपनी चुनावी गतिविधियों में पार्टी के नए नारे का प्रयोग शुरू कर दिया है, जिसमें कांग्रेस का नारा है बोले बिहार बदले सरकार, यानी कि साफ तौर पर बिहार में कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है।
1.25 लाख वार्ड सदस्यों पर अब है भाजपा की नजर। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। वहीं भाजपा भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। भाजपा की नजर प्रदेश के पंचायत और बोर्ड के जनप्रतिनिधियों पर पूरी तरीके से हो गई है, जिसको लेकर रणनीति बनानी शुरू हो गई है। भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी सतर्क दिख रही है। प्रदेश के 1.25 लाख वार्ड सदस्य पर भाजपा की नजर टिकी हुई है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित वर्चुअल रैली के माध्यम से उप मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने कार्य समिति कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान उक्त बातें कही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने अपने जन्मदिन पर किया नेक काम। भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने बीते दिन अपने जन्मदिन पर एक बच्चे की किस्मत खोल दी है। अक्षरा सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के बिरला लखन सिंह गांव के एक बच्चे की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया है, जिसके लिए वे बच्चे को हर महीने पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करती रहेंगी। आपको बता दें, बिरला लखन सिंह निवासी राम आशीष मांझी ने कुछ दिनों पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र बेघर और अनाथ हो गया था। वहीं इसकी मदद के लिए अब अक्षरा सिंह सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने में एक साथ 2 व्यक्तियों को ही मिलेगी मंजूरी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि तैयारियों के बीच इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि पूरे देश में इस वक्त कोविड-19 का माहौल है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। वहीं अब चुनाव आयोग ने नामांकन प्रक्रिया में पूरी तरीके से बदलाव कर लिया है। जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि नामांकन प्रक्रिया में केवल 2 व्यक्ति एक ही साथ उपस्थित रह सकते हैं। साथ ही अधिकतम 2 वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। रोड शो के लिए भी 10 की जगह मात्र 5 वाहन की मंजूरी दी गई है। बिहार के सभी 243 सीटों पर अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी प्लूरल्स पार्टी। प्लूरल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अनुपम सुमन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अकेले अपने दमखम पर प्लूरल्स पार्टी के प्रतिनिधि उतरने वाले हैं, जिससे कि उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का और लोगों से जनसंपर्क करने का अच्छा समय मिल रहा है। पार्टी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। प्लूरल्स पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हमारा सपना सत्ता में आने के बाद 10 साल के अंदर राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। तेजस्वी यादव पर भड़के गिरिराज पट। चुनाव से पहले लगातार विपक्षी दल को निशाने पर ले रहे सिकरा में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया था, जिसके जवाब में भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बिना किसी आधार के आरोप लगाता है। सवाल ये नहीं है, बल्कि ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल में काम को देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने घर घर बिजली पहुंचाई है, सड़क निर्माण करवाया है। प्रधानमंत्री ने 6 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से काम किया है, उसके बाद विपक्ष कहीं है ही नहीं। झारखंड सरकार पर बरसे तेज प्रताप यादव। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने झारखंड सरकार के रवैये पर अपनी नाराजगी दिखाई है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार की तरफ से तेज प्रताप यादव के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद नाराज तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मामला तो झारखंड सरकार पर होना चाहिए। मैं तो अपने पिता से मिलने गया था, मैंने गेस्ट हाउस की मांग की थी, सरकार ने मुझे गेस्ट हाउस नहीं दिया। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी। झारखंड सरकार को मामले के बारे में फिर से सोचना चाहिए। रालोसपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में जदयू के 0 पर आउट होने का किया दावा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले ही अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे काम को याद रखिएगा और काम पर ही वोट दीजिएगा। इसी बयान को अब विपक्षी दल ने उठाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर रालोसपा महासचिव सह प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा ने सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि नीतीश कुमार को उनका यह बयान जदयू के लिए मुसीबत साबित करने वाला है, क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने नीतीश के काम को याद रखकर वोट किया तो जदयू 0 पर आउट हो जाएगी। सबको याद है कि कोविड-19 के माहौल के शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी की एक नहीं सुनी थी। 1 सितंबर से 31 सितंबर तक राहुल गांधी करेंगे वर्चुअल रैली का आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़नी शुरू हो गई है और यही कारण है कि कोविड-19 के माहौल के बीच में चुनाव का होना लगभग तय माना जा रहा है, जिसके बाद अब सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी और यही कारण है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में चुनाव को लेकर 1 सितंबर से वर्चुअल रैली का आयोजन करने वाले हैं। अधिकारियों की माने तो 30 सितंबर तक लगातार वर्चुअल रैली का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की तकरीबन 100 रैलियां आयोजित होंगी। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना ने टीम से बाहर होने की बताई वजह। सुरेश रैना ने टीम से बाहर होने की वजह का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन बताया है कि उन्होंने यह फैसला अपने परिवार खास करके अपने दोनों बच्चों की वजह से लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश रैना ने अपने दोनों बच्चे ग्रेसिया और रियो की वजह से यह फैसला लिया है।
रैना को इन दोनों की काफी चिंता थी। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार से ज्यादा जरूरी उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। स्मार्टफोन में डार्क मोड यूज करना यूजर को पड़ सकता है भारी। आजकल स्मार्टफोन में डार्क मोड फीचर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, मगर यह फीचर यूजर को ही परेशानी में डाल सकता है। डार्क मोड फीचर आपकी आंखों के लिए नाजुक साबित होता है। इस समय स्मार्टफोन के अलग अलग ऐप्स के लिए डार्क मोड फीचर काफी ट्रेंडिंग में है, लेकिन इस फीचर के दिन में इस्तेमाल करना काफी हानिकारक साबित होता है। अगर आप लंबे समय से अपने स्मार्टफोन पर डार्क मोड इस्तेमाल करते हैं तो बाद में आपकी आंखें उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और व्हाइट कलर का टेक्स्ट पढ़ना बेहतर लगता है, लेकिन जब आप लाइट मोड पर जाते हैं तो इसका असर आपकी आंखों पर पड़ता है, विजन कमजोर होने लगता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजा भैया, नीतीश कुमार, नूतन सिंह, समथिंग स्पेशल, लालू कुमार, पप्पू पासवान, बीरेंद्र सिंह, लक्ष्मीपति, रीवा कुमारी, प्रहलाद सिंह, गुंजन पटेल, निराला मोहन, रामदास सिंह, कृष्णनंदन वर्मा, लाल सिंह राजपूत। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाने में कितनी सफल साबित हो पाएगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।